एनिमल हस्बेंड्री, अच्छा एनिमल हस्बेंड्री लिख लेना एक साथ, कहां जा रहा। एनिमल हस्बेंड्री में कुछ बातें समझने वाली हैं, वो टॉपिक तो मैं आपको बता रहा हूं, और कुछ चीजें शुद्ध रट्टे मारने वाली हैं, ठीक है, वो भी मैं लिखवा दूंगा, हालांकि ऐसा नहीं कि लिखवाऊंगा नहीं, लेकिन रटने का काम आपका। लेकिन जो क्वेश्चन आता है वो समझने वाली चीजों में से एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा। लेकिन ये भी बड़ी बात है कि एक क्लास में जो पढ़ेंगे उससे एक क्वेश्चन आएगा, ये हमें पता है कंफर्म, ठीक है ना। हर क्लास से एक क्वेश्चन आए जरूरी थोड़ी होता है, ठीक है ना। लेकिन ये भी इस चैप्टर में ये बड़ी बात है कि एक क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो हमें पता है कि इससे एक क्वेश्चन तो पक्का आने वाला है। भाई अपन ने कंकाली तक 2 क्लास में पढ़े, 3 क्लास में, हो सकता है एक आ जाए, हो सकता है ना आए, लेकिन इसमें हमें पता है जो हम पढ़ेंगे उसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। और मेन क्वेश्चन जो आता है इसके कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे या कुछ तो पॉइंट्स पे आता है, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए यहां पर एनिमल हस्बेंड्री में एक तो ध्यान रखना, जो लाइव स्टॉक होता है, लाइव स्टॉक किसको कहते हैं? लाइव स्टॉक मतलब जीव जंतुओं का जो स्टॉक है, सबसे ज्यादा पालतू जानवरों का जो स्टॉक है, तो इंडिया और चाइना के पास 70% है। इंडिया और चाइना के पास कितना है? 70%। पूरी दुनिया में इंडिया और चाइना लाइव स्टॉक का मतलब पालतू जानवर जो है, ठीक है, उसका 70% रख के बैठे हैं। लेकिन कुल उत्पादन केवल 25% है इनका, बाकी 75% उत्पादन दूसरी कंट्रियां कर रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा गाय भैंस बैल बकरी किसके पास है? इंडिया और चाइना। लेकिन उत्पादन की कैटेगरी में सबसे आगे, उत्पादन में तो कुल उत्पादन का केवल कितना बना रहे? दोनों 25%, ठीक है। अब देखिए इसमें अपन एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल ब्रीडिंग की बात करते हैं। यहां पर अपन पढ़ते हैं इसमें एनिमल ब्रीडिंग, या क्या बोलते हैं, जंतु ब्रीडिंग या प्रजनन ना। इसमें एक तो है इन ब्रीडिंग, बातें नहीं करो, यहां देख लो और याद कर लो, इन ब्रीडिंग या अंतः प्रजनन। इन ब्रीडिंग या क्या कहते हैं? अंतः प्रजनन। अच्छा इन ब्रीडिंग किसको कहते हैं? समान ब्रीड होगी, नस्ल समान होगी। जैसे नस्ल और जाति क्या है? जैसे कुत्ता तो क्या हो गई? जाति हो गई। अब उसकी ब्रीड नस्ल क्या हो गई? जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर, ये सब क्या है? इसकी ब्रीड है, ये सब इसकी नस्ल है। तो अंतः प्रजनन में क्या किया जाता है? समान नस्ल वाले जीव जिनके पूर्वज 4 से 6 जनरेशन के, 4 से 6 पीढ़ियों के अंदर वाले होने चाहिए। समान पूर्वज जो है वो 4 से 6 पीढ़ियों से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलते हैं? इन ब्रीडिंग, ठीक है। तो इन ब्रीडिंग में क्या होता है कि इन ब्रीडिंग में समान नस्ल के जीव जिनके पूर्वज क्या है? 4 से 6 पीढ़ी के अंदर है, ठीक है, जिनके समान पूर्वज 4 से 6 पीढ़ी से बाहर वाले नहीं है, उनको अंतः प्रजनन कहते हैं। अब अंतः प्रजनन से लक्षणों की शुद्धता बनी रहती है, ये आपने पहले भी पढ़ाए होंगे, प्लांट वगैरह में भी पढ़ते हैं अपन। इनमें लक्षणों की शुद्धता बनी रहती है। क्यों शुद्धता क्यों बनी रहती है? क्योंकि ज्यादा अलग लक्षण आते नहीं, क्योंकि पूर्वज समान ही थे, तो ज्यादा भिन्न जीवों के बीच में जन्म कराया ही नहीं, तो ज्यादा भिन्नता नहीं आएगी। तो लक्षणों की क्या बनी रहती है? शुद्धता बनी रहती है, लक्षणों की प्योरिटी बनी रहती है, ठीक है। लेकिन इससे समयुग्मनस्ता हो सकती है, पढ़ा है ना ये, होमोजाइगोसिटी, समयुग्मनस्ता हो सकती है, जिससे हानिकारक जीन जो चयन के द्वारा निष्कासित हो चुका था, वो अपने लक्षणों को प्रदर्शित कर सकता है। ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि भाई समयुग्मनस्ता हो सकती है। समयुग्मनस्ता कैसे? जैसे मान लीजिए कोई एक जीन था पॉपुलेशन में स्मॉल आर, ये कैसा था? ये हानिकारक था, इसलिए अब जो जीव है ना वो कैपिटल आर वाले हैं और कैपिटल आर स्मॉल आर वाले हैं, ठीक है। ये स्मॉल आर वाला अप्रभावी जीन क्या हो गया? हट गया। प्राकृतिक वर्ण पढ़ते हैं ना अपन, प्रकृति ने स्मॉल आर वालों को सेलेक्ट नहीं किया, क्योंकि ऐसे वाले जीव जनरली क्या होते थे? मर जाते थे। तो प्रकृति ने ऐसे जीवों को क्या किया? हटा ही दिया। ये ऐसे वाले जीव कमजोर होते थे, तो प्रकृति ने ऐसे जीवों को क्या किया? हटा दिया। अब कौन से बचे? कैपिटल आर स्मॉल आर। लेकिन बार बार इनके बीच में जन्म करवाओगे तो हो सकता है फिर से स्मॉल आर आ जाए। जो चयन के दौरान हट चुका है वो वापस से अपने लक्षण लेकर आ सकता है, ठीक है ना। तो ये इसमें एक दिक्कत है, लेकिन इसका फायदा यह है कि लक्षणों की शुद्धता बनी रहती है। अगर 2 जीव बहुत अच्छे लक्षणों वाले हैं तो उनके लिए अंतः प्रजनन ही कराया जाएगा, क्योंकि बाह्य प्रजनन करा दिया तो भिन्न लक्षण वाले जीव मिल गए। भाई जैसे एक गाय है जो कि अच्छा दूध देने वाली है और एक जो है ब्लॉक है, ठीक है। बोले गाय का क्या होता है? बोले सांड हो गया, सांड, हाँ बुल होता है ना, सांड ही तो होता है, सांड दूध थोड़ी देता है, मैं क्या बोल रहा हूं, गाय का ग्रास तो सांड से ही होगा ना। तो अब गाय, एक सांड था जिसकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी थी, दूसरी गाय थी जिसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता बहुत अच्छी थी। उनके क्रॉस से जो बन रही थी, ठीक है, जो दूसरी गाय बन रही थी, मान लो वो कैसी थी? एक तो अच्छी हल्की तगड़ी भी थी और दुग्ध उत्पादन भी बहुत अच्छा था। तो उनके बीच में ही, उनके जनरेशन में ही, उनके बच्चों के बीच में ही मैटिंग कराते रहेंगे, जिससे कहीं भिन्न लक्षण ना आए, क्योंकि अगर भिन्न लक्षण वाले जीवों से करा दिया तो हो सकता है कि वो लक्षण जो है वो इतना सुपीरियर ना हो, इसलिए अंतः प्रजनन लक्षणों की शुद्धता बनाने के लिए, लक्षणों की शुद्धता के लिए। लेकिन अब दिक्कत ये है कि इसे बार-बार कराने पर क्या हो जाती है? समयुग्मनस्ता आ सकती है। कोई ऐसा जीव बन सकता है जिसको प्रकृति ने वापस, मतलब कोई ऐसे लक्षण आ सकते हैं उसमें जिनको प्रकृति ने क्या कर दिया था? हटा ही दिया था और वापस से आ गया, इसकी संभावना है। और साथ ही साथ इसमें लगातार बहुत समय तक अंतः प्रजनन कराने पर लगातार अंतः प्रजनन से अंतः प्रजनन अवसाद आ जाता है। ये पढ़ा होगा ना, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, उत्पादन क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लगातार बहुत समय तक कराते रहे, कई पीढ़ियों तक, तो धीरे धीरे क्या होता है? अंतः प्रजनन अवसाद आने लगता है, क्योंकि उसमें नए लक्षण आ नहीं पाते और प्रकृति कई सारे नए लक्षणों का चयन कर चुकी होती है और उनमें नए लक्षण माने ही नहीं देते, तो इसलिए क्या हो जाता है? उनमें अंतः प्रजनन अवसाद आ जाता है, मतलब उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको इनब्रीडिंग में याद रखनी है। क्वेश्चन आएगा इनब्रीडिंग पे तो इन्हीं पॉइंट्स में से आता है कि इनब्रीडिंग में समान नस्ल के जीवों का जनन, कि जिनके समान पूर्वज कितनी पीढ़ियों के अंदर वाले होने? 4 से 6 पीढ़ी से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। फायदा क्या है? फायदा क्या है? लक्षणों की शुद्धता बनी रहती है, लेकिन इससे समयुग्मनस्ता आ सकती है, और वो समयुग्मनस्ता ऐसी हो सकती है जो किसी हानिकारक लक्षण को प्रदर्शित कर दे, और लगातार कई पीढ़ियों तक कराने पर क्या होता है? अंतः प्रजनन अवसाद आ जाता है। ये तो हो गया अंतः प्रजनन वाली बात। अब अपन बात करते हैं आउट ब्रीडिंग की। सेकंड क्या है?
आउट ब्रीडिंग को क्या बोलते हैं? ये क्या है? बाह्य प्रजनन। आउट ब्रीडिंग में अब 3 प्रकार होते हैं आउट ब्रीडिंग के। बाह्य प्रजनन है, इसके 3 प्रकार होंगे। एक तो होता है आउट क्रॉस, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? बाह्य संकरण। आउट क्रॉस, बाह्य संकरण, हिंदी की जिम्मेदारी तुम्हारी स्वयं की है। ठीक है, आउट क्रॉस क्या है? बाह्य संकरण, जैसा कि बोला। अब इसमें क्या होगा? आउट क्रॉस में समान नस्ल होगी, इसमें भी समान नस्ल के जीव जिनके समान पूर्वज 4 से 6 पीढ़ी के बाहर के हों। बात समझ में आई? समान नस्ल है। अगर 2 डॉग हैं तो 2 डॉग ही हैं, 2 जर्मन शेफर्ड हैं तो 2 जर्मन शेफर्ड ही हैं। लेकिन एक जर्मन शेफर्ड हमने बोलिया जिसकी ब्रीड राजस्थान में डेवलप हो रही थी, कंटीन्यूअसली जनरेशन। एक जर्मन शेफर्ड बोलिया जिसकी डेवलपमेंट कोलकाता में हो रहा था। उन दोनों के बीच में क्रॉस करा दिया। तो अब सीधी सी बात है, 4 से 6 पीढ़ियों के बीच में कॉमन एंसेस्टर तो उनके समान पूर्वज तो नहीं, क्योंकि उसकी लाइन वहां डेवलप हो रही थी कई सालों से और एक ही लाइन यहां डेवलप हो रही थी, उनके बीच में क्रॉस कराया है। तो सीधी सी बात है कि समान पूर्वज तो 4 से 6 पीढ़ी के अंदर वाले तो नहीं होंगे। समान पूर्वज होंगे तो जरूर, लेकिन वो बहुत पुराने होंगे। तो उसको अपन क्या कहेंगे? आउट क्रॉस। और इसका उपयोग करते हैं अंतः प्रजनन अवसाद दूर करने में। अंतः प्रजनन अवसाद दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? अंतः प्रजनन अवसाद को दूर करने में। ठीक है, क्या करते हैं? जब अंतः प्रजनन अवसाद होने लगता है तो किसी दूसरे बाहर के जो है लाइन को लेकर उनसे क्रॉस करा देते हैं। तो होता कैरेक्टर फिर से क्या हो जाते हैं? फिर कैरेक्टर हो सकता है जो अच्छा कैरेक्टर है वो वापस से आ जाए यहां पर। ठीक है, तो ये आउट क्रॉस है। दूसरा है क्रॉस ब्रीड। क्रॉस ब्रीड क्या कहते हैं इसको? तो ये क्या था? ये केवल संकरण है। ठीक है, चलो, नहीं सही बोल रहा है वो तो। ठीक है, तो मुझे हिंदी नहीं समझ आ रही थी तो मैंने कहा पता नहीं। हाँ, तो अब इसमें क्रॉस ब्रीड का मतलब क्या है? संकरण। देखो, क्रॉस ब्रीड में जाति समान लेकिन ब्रीड अलग अलग, नस्ल अलग अलग। जैसे डॉग दोनों है, एक जर्मन शेफर्ड है दूसरा लेब्राडोर है, उनके बीच में क्रॉस करा दिया तो तीसरी नई ब्रीड बन गई। कुछ कैरेक्टर जर्मन शेफर्ड के आ गए, कुछ कैरेक्टर लेब के आ गए, तो तीसरी नई नस्ल बन गई ना, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस ब्रीड। तो समान जाति होगी यहाँ पर। कुत्ते हैं तो दोनों ही क्या होंगे? कुत्ते ही होंगे, लेकिन नस्ल कैसी होगी? अलग अलग। एक जर्मन शेफर्ड होगा, एक लेब होगा। इसका एग्जाम्पल बहुत क्वेश्चन आता है हिसरडेल पर। हिसरडेल भेड़, ये पंजाब में विकसित हुई है। ये पंजाब में इसको विकसित किया गया था। मेरिनो रेम्स और बीकानेरी एव्स, 2 भेड़ थी, एक राजस्थान की बीकानेरी एव्स, दूसरी थी पंजाब की मेरिनो रेम्स। इनके बीच में क्रॉस करके एक भेड़ की नई नस्ल बनाई गई जिसका नाम क्या है? हिसरडेल। बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में अगर जो क्वेश्चन आता है, एक तो इन ब्रीडिंग तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं अगर हमको अंतः प्रजनन अवसाद दूर करना है तो क्या करना होगा? आउट ब्रीडिंग में कौन सा? आउट क्रॉस करना होगा। बाह्य प्रजनन में बाह्य संकरण करना होगा। ठीक है ना। और तीसरी बात, हिसरडेल पे बहुत क्वेश्चन आता है कि हिसरडेल किस किसके क्रॉस से बनी है? बीकानेरी एव्स और मेरिनो रेम्स से। ठीक है, और तीसरा प्रकार है इसका, तीसरा प्रकार क्या है? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, या क्या कहते हैं? अंतः विशिष्ट। क्या? अंतः विशिष्ट संकरण। इसमें जाति भी भिन्न है, नस्ल तो छोड़ो, जाति कैसी है? भिन्न जाति है। ठीक है, जाति कैसी है? भिन्न है। तो यहां पर जैसे अपन बात कर रहे हैं, तो यहां पर अपन कह रहे हैं, देखिए कि एक तो है आउट, एक तो इन ब्रीडिंग हो गई। इन ब्रीडिंग में हमने क्या किया कि 2 ऐसे जीव लिए जिनकी नस्ल समान थी और पूर्वज 4 से 6 पीढ़ियों के अंदर वाले थे। दूसरा हमने आउट ब्रीडिंग कराई। आउट ब्रीडिंग में आउट क्रॉस कराई जिसमें नस्ल सेम थी लेकिन पूर्वज 4 से 6 पीढ़ियों के बाहर वाले थे। फिर हमने क्रॉस ब्रीड कराई। क्रॉस ब्रीड में क्या किया? 2 अलग अलग नस्ल के ले लिए, जाति समान नस्ल भिन्न। और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या किया? भिन्न जाति, जाति ही अलग अलग। जैसे आपको पता होगा मेल डंकी, हमने पहले भी पढ़ा है, मेल डंकी और फीमेल हॉर्स। मेल डंकी और फीमेल हॉर्स क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा म्यूल या खच्चर। ठीक है ना। तो इस तरह से ये कहलाता है अंतः विशिष्ट संकरण। तो अंतः विशिष्ट संकरण पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं, मेन क्वेश्चन यहां पर आते हैं जो बताया। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करते हैं सीमित प्रजनन प्रयोग। कुछ प्रयोग पढ़ रहे हैं अपन यहां पर। सीमित प्रजनन प्रयोग के बारे में बात करेंगे। इन पर भी बड़े क्वेश्चन आते हैं। 2 इसके टाइप हैं। एक तो अपन एआई, जो आपने मनुष्य में भी पढ़ा होगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, या जिसको क्या बोलते हैं? कृत्रिम वीर्य सेचन। ठीक है, कृत्रिम वीर्य सेचन में क्या होता है कि जैसे कि अगर अपन बात करें कि एक जो बुल होता है, बुल सांड हो गया, एक गाय का क्रॉस किसके साथ होता है? अच्छा, एक तो बैल होता है, एक तो सांड होता है। दोनों अलग अलग है ना? एक ही अलग अलग है? अलग अलग है। बैल अलग है, सांड अलग। बैल वो दोनों मेल है, लेकिन जब मेल पैदा हुआ उसके अगर टेस्टिस को नष्ट कर दिया गया, वृषण को नष्ट कर दिया गया, तो वो बैल बन जाता है। नष्ट कर देते हैं उसके टेस्टिस को, हाँ, क्रशिंग करनी पड़ती है, तो वो बैल बन जाता है। क्या बन जाता है? बैल। पैदा होते से उसके टेस्टिस को क्या कर दिया जाता है? नष्ट कर दिया जाता है, तो वो बैल बन जाता है। और नष्ट नहीं किया गया तो सांड बन जाता है। अब वो बैल जो होगा उसमें टेस्टोस्टेरोन कम है, इसलिए वो ज्यादा ओबीडिएंट, आज्ञाकारी होता है, सीधा साधा होता है ना। भाई खेत जोतने में बैलगाड़ी तो यूज करते थे, तो बैल जो है वो बात मानता था। सांड से खेत जोत के दिखाओ तो तुमसे पूरा खेत जोतवा देगा, वो नहीं जोतेगा, क्योंकि सांड जो है उसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई है। इसके शरीर भी मजबूत है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन पेशियों की वृद्धि में भी हेल्प करता है और आक्रामकता भी बढ़ाता है, तो वो आक्रामक भी होता है और उस बैल से ज्यादा हट्टा तगड़ा भी होता है। ठीक है, लेकिन बात नहीं मानता है ना। हाँ, तो
तो ये बैल और सांड, तो बैल जो हो गया वो तो स्टेराइल हो गया, उसके टेस्टिस क्रश कर दिया, बंद हो गया। अब सांड और गाय का क्रॉस, अब सांड जब एक बार प्राकृतिक रूप से अगर जो है क्वाइटस होता है, प्रजनन होता है, तो सांड एक बार में जो उसमें वीर्य सेचन होता है उसमें 5 से 10 बिलियन शुक्राणु निकालता है। कितने? 5 से 10 बिलियन। जबकि अगर उन शुक्राणु को संग्रहित कर लिया जाए तो करीब करीब 3000 गाय उससे जो है वो प्रेग्नेंट हो सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या किया जाता है, उसके सीमेन को स्टोर कर लिया जाता है। किसके? सांड के। सांड ही लिखूं मैं, बुल लिख देता हूं, है ना। बुल के वीर्य को एकत्रित कर क्या किया जाता है, इसको ठंडे ताप पर संग्रहित किया जाता है, माइनस टेम्परेचर पर भी, -196 के आसपास, ठीक है ना। उसको संग्रहित कर लिया जाता है, फिर अलग अलग गायों के लिए उसको यूज किया जाता है। दूसरा है MOET, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, इसमें क्या किया जाता है, जानवरों को FSH लाइक हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। FSH के समान हार्मोन के क्या दिए जाते हैं, इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिससे अगर एक अंडा परिपक्व, जैसे गाय में जनरली एक निकलता है, तो अब FSH इंजेक्शन दे दिए तो एक से ज्यादा पुटिकाएं परिपक्व हो जाएंगी और अंडोत्सर्ग में एक से ज्यादा अंडे निकलेंगे। तो ये जो होता है 6 से 8 अंडे निकलते हैं, परिपक्व होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इसको क्या किया जाता है, इसके बाद या तो प्राकृतिक या कृत्रिम वीर्य सेचन किया जाएगा, प्राकृतिक या कृत्रिम वीर्य सेचन कर दिया जाएगा, या तो इंजेक्शन से भी डालेंगे या फिर नेचुरल इंटरकोर्स करवा देंगे, जिससे कितने जाइगोट, कितने भ्रूण बन जाएंगे, 6 से 8 भ्रूण बने। 6 से 8 बने, एक गाय से एक बनने वाला था, कितने बन रहे हैं, 6 से 8 बन रहे हैं। फिर इन 6 से 8 को जो है अलग अलग काऊ में स्थानांतरित कर देते हैं। जब ये 8 से 32 कोशिकाओं के बीच में होते हैं, जाइगोट बना, उसमें विदलन चालू हुआ, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे विदलन होता है। तो वो मोरुला वाली जो अवस्था होगी 8 से 32 वाली, उसमें इसको दूसरी काऊ में डाल दिया जाता है, नॉन सर्जिकली, उसमें शल्य क्रिया की जरूरत नहीं होती, एक वो नीडल लेके और उससे निकाल के और दूसरी काऊ में वजाइना के थ्रू डाल देते हैं, ठीक है। तो यहां पर 6 से 8 भ्रूण हुए, जिसको किसमें स्थानांतरित कर दिया गया, सरोगेट मदर में स्थानांतरित, सरोगेट मदर में स्थानांतरित किया गया इनको, ठीक है। और ये जो सरोगेट मदर में स्थानांतरण हुआ, ये कब हुआ, 8 से 32 कोशिकाओं के मध्य, और ये नॉन सर्जिकली, क्योंकि ये भी एनसीईआरटी में लिखा, कई बार पूछ लेते हैं सर्जिकली की नॉन सर्जिकली, तो नॉन सर्जिकली, ठीक है। और ये जो विधि होती है MOET की, इसको कई सारे जीवों में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मवेशी जो हो गए, भाई मवेशी, गाय भैंस तो हो ही गई, गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी, भेड़, खरगोश, इन सभी में, घोड़ा, इन सभी में इसका प्रयोग किया जाता है इस विधि का, ठीक है ना। मतलब घोड़ा मतलब घोड़ी है ना, बोले घोड़े में FSH डालने से क्या होगा, मतलब घोड़ी में है ना, घोड़ी लिख लो भाई। तो इसमें ये वाली टेक्निक इंपॉर्टेंट है बहुत, कौन सी, MOET वाली, ठीक है। तो मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर में क्या हुआ, बात समझ में आई, FSH लाइक हार्मोन के इंजेक्शन दे दिए, जैसे एक पुटिका परिपक्व होती तो कितनी हो रही है, 6 से 8, तो 6 से 8 अंडोत्सर्ग के समय निकले तो निषेचन करवा दिया, वीर्य डाल दिया, जिससे 6 से 8 भ्रूण बने, उसको सरोगेट मदर में डाल दिया, 8 से 32 कोशिकाओं के मध्य जब तक थे तब तक ही डाल दिया उनको, अलग अलग काऊ में, ऐसी काऊ में जिनमें की अंडोत्सर्ग या निषेचन नहीं हो पाता था, लेकिन गर्भाशय उनका सही था, तो उनमें डाल दिया, वो बच्चे पैदा वैसे भी नहीं कर सकती थी, अब ये 6 से 8 का डेवलपमेंट उनमें हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं MOET। ये दोनों टॉपिक समझने वाले थे ये, और 90% चांस होता है कि जो एक क्वेश्चन आएगा वो इसमें से आएगा, हाँ नहीं, क्वेश्चन है 90% संभावना है कि इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आएगा वो इसी में से आएगा। वो 10% कहां गए वो बता रहा हूं अभी, ये लिखो इतना, 10% में क्या आ सकता है वो मैं बता रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि ये क्वेश्चन इन्हीं में से पूछेंगे जो अपन ने पढ़ाया अभी तक। एक मिनट लिखो फिर बता रहा हूं, चलो बाकी तुम लिख रहे हो, अब मैं केवल ब्रीफ लिख रहा हूं यहाँ पर, जो समझने वाला जिसमें कुछ भी नहीं है, बस सुनते रहो, और लिख इसलिए रहा हूं कि लिखूंगा नहीं तो तुम पढ़ोगे नहीं कहीं से, ये मुझे पूरा विश्वास है, और तुम लोग विश्वास पे बिल्कुल खरे उतरोगे, पता है ना। तो इसलिए मेरा काम लिखने का, लिखा रहेगा तो कम से कम पढ़ लोगे, नहीं तो मैं कहूंगा यहाँ से पढ़ लेना, वहां से पढ़ लेना, तुम कुछ नहीं पढ़ोगे। तो ये केवल लेकिन 10% के लिए 90% तो चांसेस है क्वेश्चन इसी में से आएगा, ठीक है। लेकिन हाँ फिर भी बाहर से भी क्वेश्चन आ चुके हैं, ऐसा नहीं कि आए नहीं है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूं आपको कि और क्या क्या पढ़ना है। कुछ नस्ल पढ़नी है अपन को, उन नस्ल के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे जो बस सुनते जाओ, बाकी वहां पर भी लिखते जाओ, इसको भी सुनते जाओ कुछ कि मैं क्या लिख रहा हूं, बाद में पता चल जाए तुम्हें। केटल्स जो होती है, मवेशी कहते हैं इनको, केटल्स या मवेशी जो होते हैं, इनमें होती है एक तो इनकी फैमिली कौन सी होती है, गाय भैंस की, पता है, एनिमल किंगडम, गाय भैंस की फैमिली, गाय भैंस मैमल में पढ़ेंगे एग्जांपल में, मैमल्स की फैमिली, गाय भैंस भेड़ बकरी नहीं पढ़ी, ओविस ज़ीब्रा ओविस कैनेस नहीं पढ़ा वो। तो गाय भैंस की जो फैमिली होती है वो बॉस होती है, बॉस वो मैमल्स में पढ़ते हैं, एग्जांपल जब लिखते हैं उसमें, बॉस जीनस है इनका, बॉस इंडिका या बॉस इंडिकल्स, ये जो होती हैं ये वो गाय होती है जिनके ऊपर वो हम्प होती है, हम्प मतलब कुबड़ कहते हैं ना, हम तो कुबड़ी होती है मेरे ख्याल, कुबड़ मिलेगी इनमें, बॉस इंडिकस या इसको ज़ेबू कहते हैं, ज़ेबू इंडिया वाली है ये। और एक होती है बॉस टॉरस, ऐसी गाय होती है जिनके ऊपर कुबड़ नहीं होती, कुबड़ अनुपस्थित होती है, देखिए कि आपने फ्लेक्सी होती है ऊपर से, है ना, वो बॉस टॉरस है, और जो कुबड़ वाली होती है वो बॉस इंडिकस है। अब कैटल्स में 3 प्रकार है, अपन ने 3 प्रकार के आधार पर इनको डेवलप किया है, डिवाइड किया है। एक तो हो गया मिल्च ब्रीड, देखो मिल्च ब्रीड, मिल्च ब्रीड का मतलब है अधिक उत्पादन, ये दूध बहुत देती है, मिल्च ब्रीड है। मिल्च ब्रीड ये पूछे जा चुके क्वेश्चन कभी ना कभी, तो प्रीवियस ईयर में मिलेंगे भी आपको, लेकिन 90% वहां से, लेकिन ये भी पढ़ना ही है। मिल्च ब्रीड में आ जाएगी गिर, मिल्च ब्रीड है साहिवाल, और मिल्च ब्रीड इसकी याद रखनी है रेड सिंधी,
मिल्च साहिवाल और सॉरी गिर सिंध साहिवाल और रेड सिंधी। दूसरी होती है ड्रॉट ब्रीड, ड्रॉट ब्रीड होती है, सूखी नस्ल कहते हैं इसको। इसमें उत्पादन कम होता है लेकिन अधिक परिश्रमी होती है, मतलब इनका जो मेल होगा इस ब्रीड का वो क्या होगा, अधिक परिश्रमी होगा। इसमें आ जाती है मालवी, नागेरी, और एक होती है जनरल यूटिलिटी, जनरल यूटिलिटी या ड्वेल पर्पस। ड्वेल पर्पस का मतलब क्या है, दुग्ध उत्पादन फीमेल का ठीक ठाक होगा और मेल की काम करने की क्षमता भी ठीक ठाक होगी, ठीक है, उसको दोनों का मिक्सचर है। तो इसमें आ जाती है कांकरेज, कांकरेज हो गई, थार परकर हो गई, थार परकर। ये सेकंड वाला कॉलम हो गया क्या, ये सेकंड वाला पूछा, किसी का बचा तो नहीं, बचा है, ठीक, कोई बात नहीं, ऊपर से मिटा रहा हूं, नहीं बचा हो तो बता देना, इसी को मुझे मिटाने की जल्दी नहीं है, मैं तो बस इसलिए लिखते जा रहा हूं, समझने का कुछ नहीं, बस सुनते जाओ। अच्छा भैंस, बफेलो, भैंस की कुछ वैरायटी आपको याद रखनी है। भैंस में कौन कौन सी, भैंस है मुर्रा, जाफराबादी। देखो इसमें ये नस्ल इसलिए पढ़नी जरूरी है, कई बार पूछ लेते हैं भैंस की नस्ल कौन सी है, अब हमें पता ही नहीं चलता कौन सा भैंस, कौन सा गाय, कौन सा भेड़, कौन सा बकरी, सुने नहीं होता कभी। अब जाफराबादी कहीं से भैंस लग रही है, कैसा लगा, बिरयानी होगी कोई, है ना, बराबर ने पढ़ा हो जाफराबादी तो हमको बताइए क्या है, ये भैंस है, बिरयानी नहीं है। मुर्रा, जाफराबादी, सूरती, महसाना, नागपुरी, ये सारी क्या है, भैंस है, ठीक है। नहीं तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आया भी हुआ एक बार, इन्होंने काऊ ये भैंस का ही पूछा था कि भैंस की नस्ल भेड़ की पूछी थी और वो 4 ऑप्शन दे दिए थे कौन सी भेड़ है, हमें ये नहीं पता कौन सी भेड़ है, तो हमने पढ़ा हुआ होगा तो ये पता लगेगा ना कि ये गाय थी, ये भैंस थी, नहीं तो लगेगा ये बिरयानी थी, ये पनीर था, है ना, ठीक है। इसके बाद भेड़ की कौन कौन सी नस्ल है, भेड़ शीप, लोही, रामपुर बुशायर। आप देखो ऐसा लगता है कोई स्टेशन होगा, लगता है ना, रामपुर बुशायर, अब ये स्टेशन नहीं है, शीप है, भेड़ है, रामपुर बुशायर, लोही हो गया, रामपुर। अच्छा भेड़ के बाद बकरी, बकरी में गद्दी, पश्मीना, जमुना परी। अब जमुना परी दे कहां से लग रहा है, बकरी है, हाँ ये परी लग रही है, गद्दी, पश्मीना, जमुनापुरी, ये क्या है, बकरी है, ठीक है। अच्छा पश्मीना ऊन भी सुना होगा आपने, पश्मीना शॉल आती है, पश्मीना ऊन की, कश्मीर वगैरह मिलती है, वो ऊन ध्यान रखना भेड़ का नहीं होता, किसका होता है, बकरी के ऊन से बनती है वो पश्मीना, देखो बकरी है ये। और एक अंगूरा ऊन सुना होगा आपने, अंगूरा ऊन जो होता है वो रैबिट से बनता है, रैबिट के बालों से, खरगोश के बालों से बनता है अंगूरा। चलिए इसके बाद आते हैं मुर्गी, मुर्गी पालन। तो मुर्गी की कुछ ब्रीड लिखते हैं, मुर्गी की जैसे इंडिजीनस होती है, इंडिजीनस, इंडिजीनस का मतलब होता है देसी, देसी ब्रीड है ये, इंडिजीनस जो है वो देसी ब्रीड है मुर्गी की। और कौन कौन सी, असील, कौन सी, असील, अश्लील नहीं है, असील बोले अश्लील है, ब्रह्मा, कड़कनाथ, अरे रुक जा, असील, ब्रह्मा, कड़कनाथ, बरसा, और कौन सी देसी, अरे ब्रीड थोड़ी, ये असील, ब्रह्मा, कड़कनाथ हो गई, बरसा हो गई, ठीक है। ये बरसा तो वो है जिसमें असील वाली वो है जिसको मुर्गों पे लड़ाने के लिए जो फाइट में यूज होती है ना, वो असील है। अच्छा फिर दूसरी है एक्सोटिक, एक्सोटिक मतलब इंप्रूव्ड है, ये कैसी है, ये इंप्रूव्ड वैरायटी है, इंप्रूव्ड में आ जाएगी, इसका डायग्राम भी बना हुआ है एनसीईआरटी में एक इंप्रूव्ड का, इंप्रूव्ड वाली है यहाँ पर व्हाइट लेग हॉर्न, व्हाइट लेग हॉर्न है, न्यू हैम्पशायर है, प्लाईमाउथ रॉक है, प्लाईमाउथ रॉक, और एक और है रोडे आइलैंड रेड, रोडे आइलैंड रेड, ठीक है। ये मुर्गी हो गई। और मुर्गी पोल्ट्री डिसीजेस, पोल्ट्री डिसीज में आपको 2 डिसीज याद रखनी है, एक तो वायरल में रानीखेत, वायरल में रानीखेत, बर्ड फ्लू भी है, रानीखेत हो गई, बर्ड फ्लू हो गया। बैक्टीरियल में याद रखना है, बैक्टीरियल में कोरिजा, टाइफॉइड। अच्छा इसमें एक पॉइंट नहीं लिखा, गायों की क्रॉस ब्रीड, ये जो गाय थी ना, गाय लिख तो लिया अपन ने, क्रॉस ब्रीड लिखना भूल गए इसकी, कोई बात नहीं, यहां पर लिख देते काऊ की क्रॉस ब्रीड। क्रॉस ब्रीड मतलब 2 अलग अलग ब्रीड से तीसरी ब्रीड बन गई। क्रॉस ब्रीड याद रखना, एक तो है इसका एग्जांपल करन फ्राइज, करन फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज, एक्चुअली एक करनाल की थी, एक फ्रांस की थी, करनाल एक मेल था, फीमेल थी, करनाल की मेल था फ्रांस का, तो करन फ्राइज। दूसरी है करन अर्जुन, करन स्विस, एक स्विट्जरलैंड, दूसरी करनाल। तीसरी है सुनंदिनी, सुनंदिनी की फोटो भी बनी हुई है उसमें एनिमल हस्बेंड्री में, एनसीईआरटी में। वे है गाय बोले कहां है, वैसे देख रहे हो जैसे पता नहीं क्या दिखने वाला है। जर्सी भी है, एक जर्सी गाय है, जर्सी जो इंप्रूव्ड है, जो कैसी है, जर्सी इंप्रूव्ड वैरायटी है। इंप्रूव्ड मतलब उसको इंप्रूव किया गया दूसरे मेल के साथ क्रॉस करके, ज्यादा दूध देने वाली इंप्रूव्ड वैरायटी है वो, जिसकी ओरिजिनल नस्ल में दूसरे से क्रॉस करा के सुधार किया गया हो, ठीक है। अच्छा इसमें मधुमक्खी पालन तो आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, मधुमक्खी तो पढ़ा होगा, मधुमक्खी बोली में हेप्लॉइड डिप्लॉइड वो तो पढ़ा ही होगा ना।
हैप्लॉइड जो ड्रोन्स होते हैं, हनी बी, मेल फीमेल पढ़ा होगा, ये जेनेटिक्स में बताया होगा आपको, पार्थिनोजेनेसिस वगैरह में, कि मेल जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं, और फीमेल जो होती है वो डिप्लॉइड होती है, मेल को ड्रोन्स कहते हैं। तो वो मधुमक्खी को इतना ही पढ़ना है और कोई बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है उसमें, ठीक है ना। और इसके बाद देखो यहाँ पर ये हो गया ना, इस बोर्ड का पूरा हो गया, बचा हुआ है, ठीक है, तो बचा रहने दो फिर। नहीं, एक क्लास लेके क्या करूंगा, किसकी अगली क्लास 5-10 मिनट अभी छोड़ दूंगा। मत्स्य की फिशरीज, देखिए इसमें 3 टर्म मैं आपको बता रहा हूं। एक तो हो गया मत्स्य की या फिशरीज। ये जो मत्स्य की या फिशरीज होती है वो सारे जलीय जीवों से रिलेटेड, केवल फिशेस से नहीं। फिशेस हो गई, मोलस्क हो गए, जो भी जलीय जीव हो गए उनको पालना, उनकी प्रजनन करना, उससे रिलेटेड है क्या, फिशरीज, जलीय जीव, जलीय जीव का पालन करना, ठीक है। अब एक होती है यहां पर देखिए एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर का मतलब होता है जलीय जीव और पादप दोनों, जलीय जीव व पादप, मतलब जलीय जीव भी होंगे और जलीय पादप से रिलेटेड क्या है, एक्वाकल्चर। और एक होता है यहां पर पिसीकल्चर, तीसरा है यहां पर पिसीकल्चर। पिसीकल्चर किससे रिलेटेड है, केवल और केवल ये मछलियों का पालन। ये क्या है, मछलियों का पालन। देखिए मतलब पिसीकल्चर जो है, देखो इन तीनों टर्म में डिफरेंस देख लो। फिशरीज का मतलब जलीय जीव सारे, एक्वाकल्चर का मतलब जलीय जीव भी और जलीय पादप भी, और पिसीकल्चर का मतलब केवल मछली, मछलियों को पालना, उनका प्रजनन कराना। यहाँ पूरे जलीय जीव का है, जलीय जीव के साथ साथ जलीय पादप भी आ जाएंगे, ठीक है। और आपने जो है फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर फिशेस पढ़ी होंगी, तो मैं दोबारा से नहीं बता रहा, वो वहां पर एनिमल किंगडम में पढ़ी है। स्वच्छ जलीय मछलियां और समुद्री मछलियां पढ़ी है दोनों ना, ठीक है। तो वो वहां पर है स्वच्छ जलीय और समुद्री मछलियां, तो फिर यहाँ पर दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। बाकी ठीक है, बाकी चैप्टर खत्म है यहाँ पर। ये कुछ ब्रीड वगैरह जो आपको याद रखना है। हनी भैया, और बाकी अगर कोई भी डाउट आए, कोई समस्या आए तो पूछ लेना, सबके पास नंबर होगा ही मेरा।